जय हिंद मित्रों, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे, यानी कि जियोग्राफी में भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। विश्व के भूगोल हम लोग इस पूरे भारत के भूगोल कंप्लीट करने के उपरांत पढ़ेंगे और इसी क्रम में जो है हम थोड़ा थोड़ा जो है विश्व के भूगोल के बारे में भी जानेंगे, ताकि भारत के भूगोल को स्पष्ट रूप से समझ सके। लेकिन ब्रीफली रूप से, यानी कि व्याख्या सहित जो है विश्व के भूगोल पढ़ने की बात कहें तो वो जो है हम ये पूरे भारत के भूगोल की श्रृंखला जब पूरी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो है इसे हम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, भारत के भूगोल में हम लोग भारत के सामान्य परिचय से परिचित हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि इन भारत की जो है भूगर्भिक संरचना कैसी है, यानी कि हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ और कैसे कैसे जो है धीरे धीरे अलग अलग महाद्वीप बने, महासागर बने, और फिर उन महाद्वीप और महासागरों के उपरांत जो है कैसे कैसे अलग जो है देश बने, और उस महाद्वीप में जो है ये भारत आती हैं। तो भारत की जो है भूगर्भिक संरचना कैसी रही, इसे जो है हम लोग पिछले वीडियो में जाना। उसमें जो है फ्रेंड्स हम लोग ये जान रहे थे कि भारत के भूगर्भिक समय का जो पूरे पृथ्वी की भूगर्भिक समय का जो मापक्रम है, उसे हम लोग 5 महाकल्प में बांटकर पढ़ते हैं, यानी कि 5 एरा में बांटकर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एरा है, महाकल्प है। ये एरा जो है, ये एरा मतलब महाकल्प होता है। ये एरा जो है कल्प में बटे होते हैं, कल्प में बटे होते हैं, जिसे पीरियड कहते हैं। और ये टोटल जो है 5 एरा है, और ये 5 एरा जो है अलग अलग उपखंड में पीरियड के रूप में बटे हुए हैं। और ये पीरियड जो है युग के रूप में बटे होते हैं, जिसे अंग्रेजी में इपोक कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे जो है पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना बटी हुई है। फ्रेंड्स, बात करें तो जो 5 एरा है उसमें अभी वर्तमान में जो एरा चल रही है इसे सेनोजोइक के नाम से जानते हैं। और यह जो एरा चल रही है सेनोजोइक, इसे नवजीवन या सेनोजोइक कह सकते हैं। यह अभी जो समय चल रही है इससे जो है 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक की बात करता है। और इसमें जितनी भी घटनाएं हुई ये सेनोजोइक काल से संबंधित है, यानी कि अभी से लेकर पीछे जो है 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक की जितनी भी घटनाएं हुई वो सेनोजोइक काल से संबंधित है। और ये जो है 2 भाग में बटे होते हैं, चतुर्थ और तृतीयक। तो उसे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगला जो एरा होता है वो मध्यजीवी होता है, यानी कि इसे हम मेसोजोइक के नाम से जानते हैं, मेसोजोइक, और इसे मध्यजीवी कहते हैं। यह जो एरा है यह 6.5 करोड़, यानी कि वहाँ से 6.5 तक तो नवजीवन था, तो अब 6.5 करोड़ से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष पहले तक जो है मेसोजोइक का काल कहलाता है। और उसके बाद जो आता है वो पूराजीव कहलाता है, यानी कि पैलोजोइक। और ये जो है 24.5 करोड़ साल पहले से लेकर 57.5 करोड़ साल पहले तक की बात करता है, पैलोजोइक काल। और इसके बीच जो भी घटनाएं होती है पैलोजोइक काल की घटनाएं कहलाती है। उसके बाद अगला जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल कहलाता है। और प्री कैम्ब्रियन काल जो होता है वो 57 करोड़ साल पहले से लेकर 4 अरब 80 करोड़ साल पहले तक की जो घटनाएं हुई वो प्री कैम्ब्रियन काल की घटनाएं हैं। उसके बाद आगे जो अगला जो है अंतिम है, यह 5 अरब साल पहले से लेकर 13.7 अरब साल पहले की बात कर रहा है। और इसमें जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, सूर्य की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसी में जो है बिग बैंग थ्योरी होती है। तो ये जो है अंतिम एरा माना जाता है, यानी कि महाकल्प माना जाता है। इस प्रकार जो है टोटल 5 एरा माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस 5 एरा में जो है प्री कैम्ब्रियन काल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। और प्री कैम्ब्रियन काल में जो है अलग अलग क्रम की चट्टानें विकसित हुई है, जैसे आर्कियन, धारवार, कुडप्पा, विंध्यन। तो जिसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में आर्कियन और धारवार के बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके थे कि आर्कियन और धारवार क्रम की चट्टानें जो है क्या होती है, उसकी क्या विशेषता होती है। और साथ ही ये भी पढ़े थे कि भारत में जो है वह किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इन सारी बातों को जो है हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आप पिछले सेशन को नहीं देखें तो ज़रूर उस सेशन को देखें, ताकि इस सेशन को समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है हमारा ये सेशन में जो है आज हम लोग कुडप्पा क्रम की श्रेणी की बात करेंगे, यानी कि प्री कैम्ब्रियन में जो है 4 क्रम की चट्टानें पाई जाती है, आर्कियन, धारवार और कुडप्पा, विंध्यन, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो धारवार तक हम लोग कर चुके थे, अब है कुडप्पा के बारे में जानते हैं। कुडप्पा जो है
ये इस क्रम की चट्टाने में क्या विशेषता होती है और ये भारत में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला जो क्रम की चट्टाने हैं ये कुडप्पा क्रम की चट्टाने हैं। और ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टाने हैं फ्रेंड्स, ये पिछले जो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, तो आर्कियन में तो जीवाश्म नहीं पाए जाते जबकि धारवाड़ में जीवाश्म पाए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार जो है आर्कियन क्रम में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते, उसी प्रकार जो है कुडप्पा में भी जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और इसमें जो है इसमें ये कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें काफ़ी मात्रा में जो है चूना पत्थर का भंडार होता है। तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये जो है मेनली रूप से आर्कियन और धारवाड़ संरचना में जो है अपरदन और उसका भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो है इसका उसके अवसादों से जो है इसका निर्माण होता है। ये कुडप्पा क्रम की चट्टाने के सर्वाधिक विकास की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा विकास जो है इसका आंध्र प्रदेश में हुआ है। और ये रहा आंध्र प्रदेश, आप मैप में देख सकते हैं कि इसका जो है सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा बात करें तो ये तमिलनाडु के तमिलनाडु यहाँ है, आप देख सकते हैं मैप में। तमिलनाडु के ये सेवाय और जवादी क्षेत्र में, तमिलनाडु के सेवाय और जवादी पर्वतीय क्षेत्र, कृष्णा घाटी, पापघानी या चियार घाटी, उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ये अरावली वाले श्रेणी में, यहाँ पे राजस्थान साइड में यहाँ अरावली श्रेणी है, इसमें भी ये पाई जाती है। उसके बाद जो है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भी इसका विकास हुआ है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है और यहाँ पर भी जो है इसका विकास हुआ है। फ्रेंड्स बात करें तो धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा जो है कुडप्पा की चट्टानें ये आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो है इकोनॉमिक माने कि वैल्यू जो होता है, आर्थिक वैल्यू वो कम होता है। और इन चट्टानों से जो है लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल, रंगीन पत्थर प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये संरचना जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर के चट्टानों के लिए जो है ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है प्रसिद्ध है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे जो है एस्बेस्टस, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इसके लिए जो है यह मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अब फ्रेंड्स ये थी कुडप्पा क्रम की चट्टाने की बात। अगला जो क्रम है वो विंध्यम क्रम की चट्टाने हैं। और विंध्यम क्रम की जो चट्टाने हैं फ्रेंड्स, अगला जो विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं, और विंध्यन क्रम की चट्टाने की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है जो कुडप्पा क्रम की चट्टाने हैं उसकी संरचना के अवसाद से और उसके अवसादों के निक्षेपण से जो है इस संरचना का विकास हुआ है। और यह जो है ये जो चट्टान है ये पूर्व बिहार के सासाराम और रोहतास क्षेत्र से लेकर, यानी कि बिहार में आइए, बिहार के सासाराम और रोहतास यानी कि पूर्वी बिहार वाले क्षेत्र में सासाराम और रोहतास क्षेत्र से लेकर कौन बोला भाई था, ये जो है बिहार वाले क्षेत्र से लेकर लगभग जो है ये बिहार वाले क्षेत्र से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक जो है इसका फैलाव है। और फ्रेंड्स उसके साथ साथ बात करें तो यह जो है आगरा से लेकर, यानी उत्तर प्रदेश का आगरा जो कि यहाँ पे है, आगरा से लेकर जो है ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक यह जो है फैली हुई है विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन संरचना भी जो है अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना है। ये भी अवसाद से ही बने होते हैं, जिसमें से जो है कहीं कहीं जो है जीवाश्म मिलते हैं, यानी कि जीवाश्म इसमें मिलते हैं लेकिन कम मात्रा में मिलते हैं। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और विंध्यन संरचना जो है लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित एक इस प्रकार का संरचना है जिसमें जो है धात्विक खनिज संसाधनों का जो है अभाव रहता है। और उसके बाद बात करें तो भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से बात करें तो इसका जो है काफ़ी महत्व है विंध्यन क्रम की चट्टानों का। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है और जिसे अशोक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप, दिल्ली की लाल किला की बात करें, उसके बाद सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा है, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, ये सब जो स्थापत्य है ये विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही बने हैं। और इस लिहाज से जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है विंध्यन क्रम की चट्टानें। और ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि लाल किला जो है किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन होगा।
और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो पन्ना मध्य प्रदेश के पन्ना तथा गोलकोंडा की जो है प्रसिद्ध हीरा की जो खान है वह विंध्यन क्रम की चट्टान में ही पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जो है पन्ना जो है हीरा की खान है, और ये मध्य प्रदेश के पन्ना में जो हीरा की खान है और ये जो है मुख्य रूप से विंध्यन क्रम की चट्टान में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है प्री कैम्ब्रियन काल की हम लोग 4 चट्टान क्रम संरचना के बारे में हम लोग पढ़ा कि उसमें उसकी क्या विशेषता होती है और वे मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं और उसका क्या आर्थिक महत्व है। वो है पेलोजोइक, और पेलोजोइक में बात करें तो इसमें जो है गोंडवाना का विकास हुआ है पेलोजोइक में, और आप इसे ध्यान रख सकते हैं। पेलोजोइक युग में जो है फ्रेंड्स कैम्ब्रियर से लेकर डेवोनियन युग तक का जो है समय, ये जो है भारतीय महाद्वीप के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस समय जो है कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में जो है प्रायद्वीपीय भारत में जो है गोंडवाना का विकास हुआ है। तो आप इसे गोंडवाना का विकास किस में हुआ इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में जो है गोंडवाना का विकास हुआ है। और फ्रेंड्स और बात करें तो इस युग में जो है भू संचलन क्रिया के द्वारा जो है धसाव की प्रक्रिया से बेसिन सब का निर्माण हुआ है, और उस बेसिन में जो है अवसाद के निक्षेपण द्वारा जो है जीवाश्म युक्त अवसादित चट्टान के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। और यह जो गोंडवाना संरचना है फ्रेंड्स, यह बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बिटुमिनस कोयला भंडार की दृष्टि से जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स इसके लोकेशन को देखते हैं कि ये पाई कहाँ कहाँ जाती है। तो फ्रेंड्स बात करें इसके वितरण की, तो गोंडवाना की जो संरचना है इसका संबंध महानदी, आप यहाँ देख सकते हैं ये महानदी है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो गोदावरी, और यहाँ पर जो है गोदावरी नदी है, गोदावरी बेसिन आप देख सकते हैं ये गोदावरी नदी है। नर्मदा, सोन और यहाँ दामोदर इन घाटियों में जो है गोंडवाना संरचना का जो है विकास हुआ है। इसलिए जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी क्षेत्र है यह कोयला भंडार की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय पठार का ये पूर्वी क्षेत्र हुआ और ये कोयला भंडार की दृष्टि से जो है काफ़ी संपन्न क्षेत्र है, और यहाँ के दामोदर संरचना में जो है इसका काफ़ी विकास हुआ है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगला जो काल है यह है मेसोजोइक काल, और बात करें मेसोजोइक की तो ये जो है पेलोजोइक के बाद का काल है, और इसमें जो है दक्कन ट्रैप का विकास हुआ है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि दक्कन ट्रैप का विकास जो है मेसोजोइक काल में ही हुआ है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो मेसोजोइक काल के क्रीटेशियस युग में, कौन से युग में? क्रीटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो है बेसाल्ट चट्टान से जो बना हुआ संरचना है यह दक्कन का पठार, इसका जो है निर्माण हुआ है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो इस संरचना का विकास जो है कहाँ हुआ है इसके वितरण में, तो गुजरात के काठियावाड़ इलाके में, ये है गुजरात और ये यहाँ काठियावाड़ वाला इलाका है, तो गुजरात के काठियावाड़ वाले इलाके में। और उसके बाद बात करें तो कर्नाटक के बेंगलुरु मसूरू पठार, तो ये रहा कर्नाटक, और इसके जो है बेंगलुरु मसूरू पठार पर जो है इसका विकास हुआ है। और उसके साथ बात करें तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर मदुरई पठार, तो यहाँ पर ये रहा तमिलनाडु और इसके जो है कोयम्बटूर मदुरई पठार पे। और उसके साथ साथ बात करें फ्रेंड्स तो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार में भी पाए जाते हैं ये, तो ये रहा आंध्र प्रदेश और यहाँ रहा तेलंगाना, इस पठार में भी जो है ये पाए जाते हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में भी यह पड़ता है, जो कि वेस्ट बंगाल साइड में पड़ेगा, तो इस क्षेत्र में भी पड़ता है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात हो रही थी मेसोजोइक काल की। और मेसोजोइक काल की बात करें तो यहाँ पर जो है बेसाल्टी चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षयन से काली मृदा का जो है इन जिन लोकेशनों को बताया गया है इनमें काली मृदा का भी विकास हुआ है, जो कि काली मृदा जो है ये मेसोजोइक से संबंधित है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स दक्कन ट्रैप भारत के खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों में से जो है एक है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं।
और अगला जो अभी वर्तमान से लेकर 4.5 करोड़ वर्ष पहले की जो काल है वो सेनोजोइक के नाम से जाना जाता है। सेनोजोइक के नाम से जाना जाता है, जिसे नवजीवन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो काल है सेनोजोइक काल, इसका अर्थ है नया जीवन, और इसके 2 उपकाल हैं, यानी कि सेनोजोइक काल ये वर्तमान से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले की बात करता है, और इसे 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है, टर्सरी और क्वार्टरनरी। इसमें क्वार्टरनरी को जो है क्वार्टरनरी की बात करें तो क्वार्टरनरी को जो है अलग अलग 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक प्लीस्टोसिन की बात करता है एक प्लीस्टोसिन की बात करता है, जो कि हिमयुग के पहले की बात है, और इसमें जो है हिमालय पर्वत की जो है उत्पत्ति होती है। और दूसरा जो है हिमयुग के बाद की बात करता है, जिसे होलोसीन के नाम से जानते हैं। होलोसीन के नाम से हिमयुग के बाद के वाले काल को जानते हैं। और इसमें जो है भारत के उत्तरी मैदान, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र, तटीय मैदान, इन सब का निर्माण जो है होलोसीन के काल में हुआ, जबकि प्लीस्टोसिन काल में जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, और बात करें तो सेनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग में, यानी कि पहले वाले चरण में युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर होती है, और उसी टक्कर से जो है संपीड़न बल उत्पन्न होता है, और उस संपीड़न बल के द्वारा जो है बलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और ये मुख्य रूप से होता है भारतीय प्लेट है और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के टक्कर के कारण बीच में हिमालय पर्वत का यहाँ पे निर्माण होता है। तो आप इसे देख सकते हैं इन दोनों टक्कर के कारण ये दोनों टकराते हैं और इसमें संपीड़न बल उत्पन्न होता है, इससे बीच में उभार आ जाता है, यानी ऊपर की तरफ, जिससे हिमालय पर्वत का जो है निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के तहत जो है सबसे पहले प्लायोसीन और ईओसीन काल के मध्य में टेथिस सागर का जो है संकुचन हुआ, यानी कि पहले वहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था, जिससे जो है अंततः ITSZ का जो है निर्माण हुआ, यानी कि टेथिस सागर जो है जिसके संकुचन हुआ, इससे ITSZ का निर्माण हुआ। और इस ITSZ का मतलब ये होता है कि इंडस सैंगपो सैच्योर जोन, यानी कि सिंधु और सांगपो के बीच में एक जोन जो है ITSZ का जो है निर्माण होता है। फ्रेंड्स, बात करें तो आगे जो है ओलोगुसिन काल में वलन की प्रक्रिया से वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि ओलोगुसिन काल का जब अंत हो जाता है तो MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थर्स्ट, MCT संरचना का विकास होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो मायोसिन काल में जो है लघु हिमालय, मध्य हिमालय, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले जो भाग हैं, इन सब की उत्पत्ति हुई, जबकि अंत में MBF, यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट का जो है विकास होता है। प्लायोसिन के समय शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति की बात की जाए तो ये जो है प्लायोसिन काल में होती है। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति प्लायोसिन काल में हुई। फ्रेंड्स, जो हिमालय पर्वत की सबसे नवीन श्रृंखला में एक है शिवालिक हिमालय। प्लायोसिन के अंत तक जो है HFF, यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, इस संरचना का विकास हुआ। कब? प्लायोसिन के अंत में। यह ऐसी संरचना है जहाँ से जो है भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे जो है धीरे धीरे क्षेपण हुआ है। तो यह जो है HFF, यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहलाता है। फ्रेंड्स, प्लीस्टोसिन हिमयुग के बाद, और प्लीस्टोसिन में ही जो है हिमालय संरचना का विकास हुआ। तो प्लीस्टोसिन वाली हिमयुग के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिमालय है। तो प्लीस्टोसिन हिमयुग के बाद जो है फ्रेंड्स हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से और जलोढ़ से निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई। और इसी समय जो है समुद्र के जल स्तर में परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन के कारण जो है तट वाले जितने भी मैदान हैं इसमें जो है जलोढ़ से निर्मित संरचना का विकास हुआ। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो सेनोजोइक के चतुर्थ उपमहाकल्प, यानी कि क्वार्टरनरी पीरियड में बात करें, सबसे अंतिम वाले पीरियड में क्वार्टरनरी में चतुर्थ उपमहाकल्प में,
तो इसके अभिनव जो है अत्यंत नूतन युग ही, यानी कि इसमें विशाल मैदान के बांगर खांदर इस सब का जो है सेनोजोइक में विकास हुआ है। बांगर खांदर जो मिट्टी होती है इन सब का जो है सेनोजोइक काल में विकास हुआ है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। झेलम, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन सब नदियों की वेदिकाओं का निर्माण भी जो है इसी काल में हुआ। किस काल में? तो सेनोजोइक काल में। तो ये सब जो है काफ़ी नए हैं नदियों। चलिए फ्रेंड्स, तो आज जो है इस प्रकार भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित पूरा जो है यह कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और इस प्रकार आपने जाना कि अलग अलग युग में जो है भारत में किस किस प्रकार के भारत के जो क्षेत्रफल के अंदर भूगर्भिक संरचना है, भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो किन किन भूगर्भिक संरचनाओं का जो अलग अलग कालखंड में विकास हुआ, ये टोटल 5 एरा में हम लोग इसे पढ़ने का प्रयास किए। अगले सेशन में हम लोग भू आकृतिक रीजन्स यानी कि भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे, जियोमॉर्फिक रीजन्स के बारे में जानेंगे कि भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, और इसे जो है मैप के माध्यम से काफ़ी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।